पिछली बार जब हमने बातचीत की थी तो आपने इसे एक प्रतीकात्मक घटना के रूप में वर्णित किया था। लेकिन जितने ज़ोर-शोर से और जिस रूप में संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और मीडिया ने जिस तरह का नज़ारा प्रस्तुत किया, उसे देखकर आपके मन में कौन-सी प्रतिक्रिया आती है? पिछली बार मैंने ये कहा था कि विपक्ष का जो बायकॉट है वो अपने आप में एक प्रतीकात्मक घटना है और वो राजनीति के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं डाल सकती जिससे कि वोट बढ़ेंगे या कम होंगे या कोई माहौल इस तरह का बनेगा। लेकिन जब मैंने उस पूरे उद्घाटन समारोह को देखा और ध्यान से देखा तो मेरे दिमाग में कई विचार आए जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पहला विचार तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने सोचा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास किया था, वो भी नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। राम मंदिर का शिलान्यास, जिस तरीके से हुआ था उसमें और भारत की नई संसद के उद्घाटन में कुछ कुछ तो अंतर होना चाहिए था। उसी तरह के कर्मकांड थे, उसी तरह का यज्ञ था, उसी तरह से धर्म गुरु थे। राम मंदिर हिंदुओं की एक संस्था है, हिंदुओं का एक मंदिर है जिसमें हिंदू रामलला की पूजा करने के लिए जाएंगे, तो वो एक अलग चीज है। अगर कोई राजनेता उसके उद्घाटन में जाता है और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए आंदोलन का ही प्रतिफल है राम मंदिर, लेकिन भारत की संसद तो राम मंदिर नहीं है। उसका उद्घाटन करते समय तो ये ध्यान ही नहीं रखा गया कि भारत में हिंदुओं के अलावा कोई और धर्मावलंबी रहते हैं। एक प्रार्थना सभा जरूर आयोजित कर दी गई जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा थी, यानी तकनीकी रूप से केवल एक टोकनिज्म, मुंह दिखाने के लिए सब धर्मों की उपस्थिति वहां पर कर दी गई, लेकिन पूरा का पूरा समारोह हिंदू रीति रिवाजों से हुआ। मुझे हिंदी रीति रिवाजों को कोई आपत्ति नहीं है। एक देश में जहां पर 80% के करीब जनता हिंदू जनता है और एक तरह का उसका बड़े पैमाने पर उसका राजनीतिकरण भी हो रहा है और हिंदू पहचान अपने आप में एक राजनीतिक पहचान बनती जा रही है, उसमें स्वाभाविक रूप से सरकार के कई कार्यक्रमों में हिंदू रीति रिवाज काफी हावी होंगे उसके अंदर। लेकिन जब आप नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं तब तो कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। हम ये जो पार्टी और जो सरकार ये दावा करती है कि वो संविधान को ही अपना धर्म ग्रंथ मानती है। ये नरेंद्र मोदी ने 2014 में संसद में घुसते समय ये दावा किया था कि उनका सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ तो संविधान है। तो संविधान के हिसाब से तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन वहां देखकर लग रहा था कि संविधान की किताब अपनी जगह है और उस किताब के प्रति जो एक श्रद्धा और लगाव का जो वर्णन किया जाता है वो अपनी जगह है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन लोगों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बना ही दिया है। ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्रवादियों ने लोकतंत्र पर हमला किया हो चुनाव के जरिए और उसको कैप्चर कर लिया हो। तो ये तो पहला विचार मेरे दिमाग में आया। दूसरा विचार मेरे दिमाग में ये आया कि अगर सोचने की बात यह है कि अगर विपक्ष इसके ऊपर आपत्ति न करता, और जिस तरह नरेंद्र मोदी ने जब शिलान्यास किया था तो उस वक्त कोई खास आपत्ति नहीं हुई थी, अगर विपक्ष इसके ऊपर आपत्ति नहीं करता तो ये बात राष्ट्रीय जीवन में बहस के केंद्र में ना आ पाती। अभी मैं अपने कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में जब एक टैक्सी करके जा रहा था तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने मुझे पहचान लिया और मुझसे वो राजनीतिक बातचीत करने लगा। करीब 35 मिनट का रास्ता था, तो पूरे 35 मिनट तक वो दो ही चीजों पर मुझसे चर्चा करता रहा, संसद भवन का उद्घाटन और जो जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना दे रखा है। तो ये जो बातें हैं ये अब मुझे लग रहा है देखने में कि ये केवल महज प्रतीकात्मक बातें नहीं है, इन बातों का एक राजनीतिक महत्व है और इन बातों का एक संदेश भी गया है। अब वो संदेश किनके पास गया है, किसने उसका किस तरीके से तात्पर्य निरूपण किया है, मैंने तो इस तरीके से उसका तात्पर्य निरूपण किया। अब एक तीसरी बात आती है कि वहां पर तमिलनाडु के चोल वंशीय राजाओं का एक राजदंड था सेंगोल। उस सेंगोल को एक धर्मगुरु ने मोदी को दिया और मोदी ने उसको नई संसद में, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, उसके बगल में स्थापित कर दिया। तो इससे दो बातें निकलती हैं। एक तो ये निकलती है कि भाई हम लोगों को, उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है और पहली बार संसद में दक्षिण भारत के इतिहास का एक प्रतीक आया है, जिससे लोगों में उत्सुकता पैदा हो सकती है कि भाई तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु की राजनीति क्या है, चोल वंश क्या है, सेंगोल उसका जो राजदंड था वो राजदंड क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। मणिरत्नम जो बहुत महान फिल्मकार हैं, उन्होंने पोन्नियन सेल्वन नामक फिल्म 2 खंडों में बनाई है।
कौनी एक नदी का नाम है, और सेल्वन मीन्स, सेल्वन का मतलब हुआ नदी का बेटा है, हम्म, तो वो भी चोल वंश के ऊपर है। हम्म, तो उस फिल्म के बनने के बाद में चोलों के बारे में काफी चर्चा है, खासतौर से पढ़े लिखे लोगों में, जो दक्षिण भारतीय फिल्में जो डब होती हैं हिंदी या अंग्रेजी में, उनको देखते हैं, तो उनके बीच में काफी चर्चा है। तो एक तो उसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि भाई वो तो एक राजा का, चाहे वो हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, चाहे कितना बड़ा राजा है छोटा राजा हो, एक राजा का दंड है वो। तो लोकतंत्र तो एक राजा का राज्य नहीं है। लोकतंत्र ऊपर से थोपी गई कोई व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र के बारे में तो माना जाता है कि उसे नीचे से चलना चाहिए, जनता से चलना चाहिए। और आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में जब इसी तरीके से इसी मठ के धर्मगुरु ने जवाहरलाल नेहरू को जब ये राजदंड दिया था 1947 में, उस वक्त सीएन अन्नादुरई ने, जो कि द्रविड़ आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं, उन्होंने अपने अखबार में इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखी थी। इस टिप्पणी में उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो राजदंड बहुत खूबसूरत है सेंगोल, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया है, इसके पीछे भावना ये काम कर रही है कि जो उस मठ के साथ जुड़ी हुई लंबी चौड़ी जमीन है, उस मठ की जो अकूत संपत्ति है, और आम और गरीब जनता से कठोर परिश्रम करके उसके पसीने से निकाले गए पैसों से, लिए गए सोने से ये राजदंड बनवाया गया है। तो वो ये दरअसल एक तरह की अपील है कि आप हमारी भव्यता, हमारी इनकम, हमारी जो जमीन है, हमारा जो आधिपत्य है, उस आधिपत्य को आप जारी रखें। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी से इस तरह की क्या अपील की गई होगी। सीधी सी बात यह है कि वो जितने भी हिंदू प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को भारत की राज्य व्यवस्था के साथ जोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए इतिहास के साथ कोई भी कारीगरी, कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए वो तैयार हैं। आज मनु पिल्लई जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस बारे में लिखा है, एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने भी ये बताया है कि सेंगोल के साथ में जो बातें कही जाती हैं, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के कही गई बातें हैं। इस चीज का इतना महत्व नहीं है, और न ही नेहरू को जब ये राजदंड भेंट किया गया था, उस घटना का कोई खास महत्व था। इसीलिए नेहरू ने उस राजदंड को स्वीकार कर लिया विनम्रता पूर्वक, और उसको इलाहाबाद के संग्रहालय में भेज दिया, जहां वह अभी तक रखा हुआ था। इस तरह के विचार मेरे दिमाग में आए उस उद्घाटन समारोह को देखकर। जी। लेकिन ये सेंगोल को बार-बार इस रूप में भी प्रस्तुत किया गया कि मानो यही जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था उसका प्रतीक था, जो कि ऐतिहासिक रूप से गलत है। बहुत सारे इतिहासकारों ने नहीं, कहा। बिल्कुल अनुचित है ये बात। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इतिहास के साथ में एक छेड़छाड़ और कारीगरी करने की भी लगातार कोशिश होती है, जो कोशिश इस प्रकरण में भी दिखाई पड़ती है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक महीना 2 महीने पहले सेंगोल के बारे में इस देश में कोई नहीं जानता था। तमिलनाडु में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। तमिलनाडु के अंदर भी कोई राजनीति की चर्चाओं के केंद्र में नहीं थी ये वस्तु, वहां भी बहुत कम जानते थे। ये बात इस तरीके से आयोजित की गई है, ये पूरा एक, जिसे कहते हैं, एक इवेंट क्रिएशन है, इवेंट मैनेजमेंट का एक उदाहरण है, जो कि अक्सर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पेश करती रहती है। जी। और एक चीज़ ये भी है कि इस तरह की बार-बार, जैसे आप जब भी बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि 24 का चुनाव जो होगा वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा। लेकिन क्या इसके साथ ये भी है कि जो हिंदू तुष्टीकरण जिसे हम कह सकते हैं, हिंदू पहचानों की राजनीति, क्योंकि अमित शाह ने भी पहले कहा था कि कुछ दिनों बाद राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो राहुल गांधी घूमते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हिंदू पहचान की राजनीति भी जोर पकड़ेगी 24 के चुनाव आते-आते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हिंदू पहचान की राजनीति तो हमेशा शामिल होती है। उसके मुद्दे बदलते रह सकते हैं, उसका घटनाक्रम बदलता रह सकता है। कभी आंदोलन की शक्ल में शामिल होती है, कभी कुछ किसी न किसी रूप में जरूर होती है। इसलिए इसमें तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि जो हिंदू पहचान से संबंधित सभी तरह के लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 जो संसद के चुनाव जीते हैं, उसमें हिंदू पहचान की राजनीति का महत्व था, लेकिन वो उसका निर्णायक महत्व नहीं था। निर्णायक महत्व दूसरी बातों का था। पहला चुनाव 2014 में जीता था, तब कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार विरोधी भावनाएं थी, जिनका लाभ नरेंद्र मोदी को मिला। और दूसरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने 2 वजहों से जीता। एक वजह यह है कि 5 साल के शासनकाल में उन्होंने एक बहुत बड़ा सब्सिडी तंत्र खड़ा किया, जिसकी शुरुआत जनधन योजना से हुई थी, और वो उज्ज्वला योजना वगैरह से होती हुई किसान सम्मान निधि तक पहुंची, और लाभार्थियों का एक संसार उन्होंने खड़ा किया था। एक
उसका एक उनको लाभ हुआ। उसके बाद में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसने उस पूरे लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। अगर केवल जो जो सब्सिडी तंत्र था, उसको मैं लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहता हूं। एक सब्सिडी तंत्र एक बिल्कुल नई चीज है, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लोक कल्याणकारी राज्य एक दूसरी चीज है। तो वो सब्सिडी तंत्र के आधार पर अगर चुनाव लड़ा जाता, तब भी भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती थी। लेकिन जितनी सीटें उसे मिली, इसे फिनिशिंग किक कहते हैं ना, वो उस तरह वो फिनिशिंग किक उसको नहीं मिलती चुनाव में। इसलिए ये मानना अभी काफी जल्दबाजी होगी कि हिंदुत्व का मुद्दा ही अगले लोकसभा चुनाव के ऊपर भारी पड़ेगा, या भाजपा उसको ही अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करेगी।